हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का ही ये पार्ट है, लेकिन इसकी वीडियो जो है वो हम इसको अलग टॉपिक पे रखेंगे, क्योंकि ये जी थर्मोकेमिस्ट्री जो है ना, ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में मिक्स नहीं करेंगे, है ना। हालांकि कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स से ही जो है वो आएंगे और वही चीजें काम में आएगी, लेकिन फिर भी इसको एक अलग टॉपिक की तरह हम ट्रीट करेंगे। और आपको पता हो तो एनटीए के जो नया सिलेबस है, जो अपना नीट का एनएमसी ने जो अभी कुछ दिन पहले जारी किया था, उसमें भी जो वो थर्मोकेमिस्ट्री है। और बहुत सारी जो वो अलग अलग चीजें, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी चीजें जो है उसमें मेंशन है। ठीक है, तो जितनी चीजें वहां पर दी हुई है वो तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए भी जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जो नीट और जेई दोनों में जो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। तो भैया देखो, क्या स्टार्ट करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में जो है वो एक तरीके से एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होता है, हीट का एक्सचेंज कैसे होता है। तो यहां पर हम केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी एक्सचेंज की बातें करते हैं। ठीक है ना। तो पहले मैं ये लिख देता हूं कि द ब्रांच इन दिस ब्रांच, या दिस ब्रांच deals with energy exchange during any chemical reaction, during any chemical change, रिएक्शन की जगह चेंज, और फिजिकल चेंज। ठीक है, कि भाई एक केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज के दौरान जो भी एंथैल्पी में चेंज आता है, जो भी एनर्जी में चेंज आता है, जो भी हीट में चेंज आता है, वो बेसिकली हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ध्यान रखना कि थर्मोकेमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो दिस इज एप्लीकेशन थर्मोकेमिस्ट्री इज द application ऑफ फ्लोट। ये फर्स्ट लॉ का जो है वो एक तरीके से एप्लीकेशन होता है। जैसे फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बस ये जो पार्ट है इसी का एक तरीके से एप्लीकेशन है थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें हम ज्यादातर बात करते हैं डेल्टा एच और डेल्टा ई की। ठीक है, अब देखो, वैसे तो जो है वो शायद आपको पता होगा, और मैंने ये चीज जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपको बता दी थी, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में ये बार बार काम में आएगी। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, या ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी इसको बोल सकते हो। हालांकि ये क्या होती है हम बात करेंगे। रिएक्शन जो है वो दो तरीके की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड इज एंडोथर्मिक। ठीक है, ये बार बार आएगी, तो मैं एक साथ जो शुरू में ही आपको बता देता हूं, ताकि आगे जो आपको इस पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है ना, इनमें हम बोलते हैं हीट जो है वो क्या होती है रिएक्शन में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन हीट विल बी रिलीज्ड। ठीक है, हीट रिलीज होगी। तो जैसे कोई रिएक्शन है हमारे पास, A + B इज कन्वर्टिंग इनटू C। ठीक है, अब रिलीज हीट है तो इसको जो है वो हम डेल्टा एच से इंडिकेट करते हैं। डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। ध्यान रखना, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके लिए एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। देखो, कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए जो वो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो कि पहले आपको ध्यान में रखनी है ना। फिर ये आखिर कैसा आता है, नेगेटिव ही क्यों आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको डिटेल में हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ रिएक्शन जो है जब बताऊंगा, तो इसको पढ़ेंगे। तो कोई भी रिएक्शन है अगर एक्सोथर्मिक है तो उसके लिए या तो आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव, या तो इसको इस तरीके से लिखो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे A + B इज कन्वर्टिंग इनटू C, और साथ में इसमें हीट रिलीज हो रही है, तो आपको ऐसे लिख के देगा, जैसे मान लो x जूल, आपको साथ में प्लस करके ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कि हीट अगर रिएक्शन के दौरान बन रही है, यानी हीट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ना, तो साथ में C के साथ, प्रोडक्ट के साथ आपको हीट नजर आएगी। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर अगर आपने कोमा लगा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो कि ऐसा भी हो सकता है कि इसको ऐसे लिख के दे, इसको x को इधर ले आओ, तो A + B - x जूल
और ये आ जाएगा सी, कि भाई इसको x को इधर ले आओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, साइन बदल जाएगा। तो एक तरीके से जो ये सारे के सारे फॉर्म्स जो है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं। ठीक, फिर आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है कि x प्लस वाई या x इज कन्वर्टिंग इनटू y प्लस z, कुछ इस तरह की रिएक्शन है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी ना तो यहां पर इसका जो डेल्टा एच आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा एच जो है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो या तो जो है वो कहीं पर डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू आपको दे रखी है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, या इसको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जरा कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए या कंडक्ट करवाने के लिए आपको हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक का मतलब यही होता है, तो हीट आपको देनी पड़ेगी। तो यानी कि x के साथ आप अगर हीट लोगे तो रिएक्शन होगी, यानी कि इस रिएक्शन में हीट एज ए रिएक्टेंट काम में आ रहा है, रिएक्टेंट की तरह काम में आ रहा है। तो मैं साथ में बोलूंगा x प्लस मान लो y जूल हीट आपने दी, तब जाके रिएक्शन हुआ। x प्लस वाई जो है वो y प्लस जेड, ये हमारे पास रिएक्शन हुई। क्या कहने का मतलब ये है, x के साथ आपको रिएक्टेंट के तौर पर हीट जो है वो काम में लेनी पड़ेगी, तब जाके रिएक्शन होगी। तो x प्लस वाई जूल इज कन्वर्टिंग टू y प्लस जेड। अब भैया अगर मैं y को इधर लेके जाऊं तो आप इसको u भी लिख सकते हो, x इज कन्वर्टिंग इनटू y प्लस जेड, और भैया ये हो जाएगा क्या, माइनस वाई जूल। ध्यान रखना यहां पर जो है वो अगर आपने कोमा लगा दिया, कोमा लगाते ही गड़बड़ हो जाएगा, कोमा लगा दिया तो ये जो है क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्योंकि भैया डेल्टा एच, कोमा लगा के डेल्टा एच की वैल्यू अगर लिखी है तो वास्तव में जो है वो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो ये तो है भैया ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दो तरीके की रिएक्शन हो गई। बार बार एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये बार बार काम में आएगा। शुरू में हमने देख लिया, अच्छा किया। फिर आप देखो जरा, एक और पॉइंट ध्यान में रखनी है, इन बॉन्ड डिसोसिएशन, है ना, क्या थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ एक बेसिक से पॉइंट है जो कि आपको पहले ध्यान में रखने हैं। इन बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है, एनर्जी या हीट will be always absorbed and in bond formation heat will be always released। ठीक है कि भाई बॉन्ड डिसोसिएशन जब भी होगा ना, जब जब किसी रिएक्शन में बॉन्ड टूटेगा तो याद रखना बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा है अपने पास, ये तो है बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए। फिर आपको ये ध्यान में रखना है, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन सम bonds will breaks and some bonds या some new bonds will form। ठीक है, some bonds will breaks and some new bonds will forms। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। और भैया जब हम ये बोलेंगे कि बॉन्ड टूटेगा तब तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जो भी एनर्जी ज्यादा है, अगर मान लो टोटल देने वाली एनर्जी अगर ज्यादा है रिलीज एनर्जी से, तब तो रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक, और अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक। जैसे मान लो क्या कोई रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन है A प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू C, है ना, तो अगर मान लो इन दोनों की रिएक्शन करवाने के लिए आपने 100 जूल एनर्जी दी और जब रिएक्शन हुई तो 400 जूल एनर्जी रिलीज हो गई, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। और ओवरऑल एनर्जी रिलीज अगर हो रही है तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, और ऐसे ही मान लो ये रिएक्शन करवाने के लिए आपने जो है वो 200 जूल एनर्जी दी और 50 जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, 150 जूल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, एक तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, देनी पड़ रही है। तो
फाइनली जो है वो आपको ये देखना है कि रिएक्शन जब कंप्लीट हुई, रिएक्शन कंप्लीट होने पर ओवरऑल आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है या ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम बोलेंगे रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होती है। एक और होती है जिनको हम हीट न्यूट्रल रिएक्शन बोलते हैं, जिनमें ना तो हीट रिलीज होती है ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। तो उस तरीके की रिएक्शंस की बात हम यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो जो है वो क्या करना है, एनर्जी एक्सचेंज की बात करनी है, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज में। तो अगर कोई एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं हुआ तो हम क्यों बात करें उनकी, ठीक है। तो भैया ये हमारे पास जो 2 पॉइंट है, और ओवरऑल रिएक्शन जो है ना, हर रिएक्शन में ध्यान रखना, हर रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है। फाइनली एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन की नेचर रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगी या फिर रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगी, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात। अब थोड़ा सा देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री हमें पढ़नी है, तो ये 1-2 पॉइंट तो ध्यान में आपको रखने ही पड़ेंगे कि साइन हमने देख लिया, डेफिनेशन हमने देख ली, तो डायरेक्टली हम आते हैं एक तरीके से डेल्टा एच पर, एंथैल्पी पर, ठीक है। या चलो पहले हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की ही बात कर लेते हैं कि रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलो, और इसको जो है वो हम डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करेंगे, या मैं डेल्टा आर एक्स इसको बोलूंगा, या डेल्टा एच आर इसको बोलते हैं वैसे, है ना, डेल्टा एच आर या फिर डेल्टा आर एच, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लेटेस्ट जो है वो वैसे ज्यादा ठीक ये होता है, लेकिन दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, कई जगह इसको हीट ऑफ रिएक्शन भी लिखा जाता है, हीट ऑफ रिएक्शन भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई ज्यादा ठीक जो है वो एंथैल्पी है, ध्यान रखना एंथैल्पी जो है वो ज्यादा ठीक है, और आपको जो भी अच्छी बुक्स होगी उन सब में एंथैल्पी ही लिखा हुआ मिलेगा, हीट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, हीट बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखना जरा कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जो कि अभी हमने बात करी कि मैंने कहा ना कि किसी भी रिएक्शन में कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी वहां से क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। और ओवरऑल क्या हो रहा है कि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, या ओवरऑल हीट रिलीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन एक्सो या एंडोथर्मिक हो सकती है। तो भैया देखो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल जितनी हीट रिलीज हुई है या टोटल जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। कि कोई भी रिएक्शन है, टोटल जितनी हीट रिलीज हुई या टोटल जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, वही क्या है, एक तरीके से हीट ऑफ रिएक्शन है। तो मैं बोलूंगा कि टोटल हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड in any chemical reaction, in any chemical or physical reaction, है ना, physical reaction या physical process is known as heat of reaction, is known as heat of reaction। कि एक रिएक्शन के दौरान एक केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है, वो फिजिकल रिएक्शन भी हो सकती है, कहने का मतलब केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज दोनों हो सकते हैं। तो एक रिएक्शन के दौरान टोटल जितनी हीट रिलीज हुई या टोटल जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, वही क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है। अब आप यूं समझो कि हीट ऑफ रिएक्शन में बी पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, ठीक है, और नेगेटिव, ठीक है, यानी कि एक्सोथर्मिक। तो जो हीट ऑफ रिएक्शन है ना,
ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कहने का मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक दोनों तरीके की हीट पॉसिबल है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। फिर इसके बाद देखो जरा कि हीट ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव और एंडोथर्मिक, ओवरऑल जो भी होगा ना रिएक्शन में, बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहे हैं, ओवरऑल ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। और अगर ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। चलो ठीक है। फिर इसके बाद देखना जरा कि ये तो हुई एक दो बातें कि रिएक्शन में ओवरऑल जो भी एंथैल्पी चेंज आ रहा है, जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है, उसी को हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब जो जरूरी चीज है वो है भैया फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कि भैया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को जो है ना, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। एक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है वो कौन कौन से फैक्टर्स जो वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है ना इसमें, ये है हमारे पास एक नंबर फैक्टर पे आप ये मान के चलो, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। कि भैया सबसे पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट अगर बदल दोगे तो वहां पर जो है वो आपको एक तरीके से रिएक्शन की एंथैल्पी, यानी रिएक्शन में चेंज होने वाले जितना भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। एक एग्जांपल के लिए इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो एक तो है H2O, अपने पास कोई भी रिएक्शन हो सकती है, H2O आइस है, तो एक तो H2O आइस से आपको बनाना है H2O लिक्विड, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए मैं मान लेता हूं कि डेल्टा एच की वैल्यू, पहले तो मुझे बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो इस रिएक्शन के लिए सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और हीट देनी पड़ेगी तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। फिर इसके बाद देखो जरा कि एक तो मान लो यहां पर डेल्टा एच की जो वैल्यू है ना, ये है हमारे पास +x, ठीक। और दूसरा जो है वो हमारे पास एक H2O, वही आइस है, उतना ही अमाउंट है, और H2O आइस को आपको एक तरीके से कन्वर्ट करना है H2O वेपर में। अब इस रिएक्शन में भी हमें पता है कि आपको हीट देनी ही पड़ेगी, यहां पर भी हीट आपको सप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो डेल्टा एच जो है वो यहां पर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव ही होगा, है ना। और डेल्टा एच दोनों में पॉजिटिव है, लेकिन भैया यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो y है। और मैं पक्का बोल सकता हूं कि भाई x और y दोनों जो है वो कभी इक्वल नहीं हो सकते, x नॉट इक्वल टू y। क्यों, आप खुद सोचो कि एक तो H2O आइस को लिक्विड में बदलना है, एक H2O आइस को वेपर में बदलना है, तो नीचे वाली हीट आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू जो है वो ओवरऑल क्या होगी, ज्यादा होगी, इक्वल तो नहीं हो सकते। तो अगर आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी की भी फिजिकल स्टेट अगर बदल दी ना, तो वहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल ही जाएगी, ठीक है। पक्का जो है वो डेल्टा एच की वैल्यू बदलेगी ही बदलेगी। तो कोई भी रिएक्शन अपने पास, और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की रिएक्शंस जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है, कि अगर फिजिकल स्टेट बदलेगी तो हम बोलेंगे कि एंथैल्पी डेल्टा एच की वैल्यू बदलेगी ही बदलेगी। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा जो है अपने पास फिजिकल स्टेट के अलावा ये है भैया, ये तो पहला हो गया फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो सेकंड जो है वो है अपने पास एलोट्रोपिक फॉर्म, है ना, एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है। कि भैया एलोट्रोपिक फॉर्म जो है ये अगर आपने बदल दिया एक तरीके से, तो वहां पर भी जो है वो एंथैल्पी जो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, एक तो भैया कार्बन ग्रेफाइट, ठीक, और O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस। अब यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू जो है ये मान लो आपको गिवन है -x, ठीक है, ये डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है। अब -x माइनस क्यों लिया है, तो भैया माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ध्यान से देखो CO2 बन रहा है, O2 के साथ जो है वो आप इसको जला रहे हो, कंबशन की रिएक्शन है, कंबशन की रिएक्शन के लिए जो वो हमेशा डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये मैं आपको आगे भी बता दूंगा, अभी के लिए ये मान के चलो कि ये गिवन है आपको, ठीक है। दूसरा जो है वो कार्बन डायमंड, ठीक, और साथ में O2। अब यहां पर भी CO2 बनेगा। अब दोनों के दोनों है कार्बन ही, लेकिन एलोट्रोपिक फॉर्म अगर बदल दिया तो यहां पर जो है मैं बोलूंगा कि x और y की वैल्यू जो है बिल्कुल कभी भी इक्वल नहीं आ सकती, क्योंकि एलोट्रोपिक फॉर्म बदल दोगे तो भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, बदल जाएगी, ठीक है। ये सेकंड आ गया। तीसरा जो अपने पास है ना, जो डेल्टा एच जिस पर डिपेंड करता है, ये बहुत ही जरूरी है, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
ठीक है। तो भैया किसी भी रिएक्शन में जो एंथैल्पी होती है ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। और टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी है एंथैल्पी की, टेम्परेचर पर एंथैल्पी जो वो आखिर किस तरीके से डिपेंड करती है, ये जो चीज है ये हम बताते हैं भैया किरचॉफ इक्वेशन से, ठीक है। एक होती है किरचॉफ इक्वेशन, किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है। तो किरचॉफ इक्वेशन से हम ये बताते हैं कि किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। देखिएगा, देखो जरा कि होता क्या है कि मान लो कोई रिएक्शन है अपने पास, A इज कन्वर्टिंग इनटू B, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने कहा ना टेम्परेचर अगर बदल दोगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। टेम्परेचर बदलने पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बदल जाती है। अब हमें यही समझना है कि कैसे बदलती है और ये किरचॉफ इक्वेशन वास्तव में क्या है। हालांकि जो किरचॉफ इक्वेशन डायरेक्टली जो पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल भी इससे बन सकते हैं। अभी तक तो जो है वो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वगैरह जो वो आया नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना क्योंकि ये चीज एनसीईआरटी में गिवन है। तो किरचॉफ इक्वेशन देखो जरा कि मान लो रिएक्शन ऐसी है कि T1 टेम्परेचर के A को आपको T2 टेम्परेचर के B में बदलना है, ठीक है। अब ये काम आप दो तरीके से करवा सकते हो, इसके दो तरीके हैं अपने पास। एक तो देखना जरा कि T1 टेम्परेचर के A को आप पहले कन्वर्ट करो T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर के A में, ठीक है। ध्यान दो जरा कि हमें यह काम करना है, T1 टेम्परेचर के A को T2 टेम्परेचर के B में कन्वर्ट करना। तो A अगर B में कन्वर्ट हो रहा है तो ये तो एक केमिकल रिएक्शन हो गई, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो हमें तो ये देखना कि अगर आप अलग अलग तरीके से ये काम करते हो तो डेल्टा H कैसे बदलता है। तो T1 टेम्परेचर के A को पहले T2 टेम्परेचर के A में आपने कन्वर्ट किया। मान लो आपने T2 की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि इसका टेम्परेचर T1 से T2 तक बढ़ाने के लिए आपको जितनी हीट चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। जैसे जो एंथैल्पी होती है ना, अब सबसे पहले जो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कि एंथैल्पी जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है। इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट यही है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट करते हो तो एंथैल्पी की वैल्यू अलग होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट करते हो तो एंथैल्पी की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो देखो जरा कि आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर A का टेम्परेचर T1 से कितना कर दिया, T2 कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एट कांस्टेंट प्रेशर अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना है तो आपको Cp के इक्वल हीट देनी पड़ेगी। तो अगर मान लो टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, Cp, ठीक है। अब मान लो इसका टेम्परेचर डेल्टा T इंक्रीज करना है तो आपको यहां पर कितनी हीट देनी पड़ेगी, Cp डेल्टा T। मेरे ख्याल से आपको जो है वो नजर आ रहा होगा, ये मैंने लिखा है कि T1 टेम्परेचर के A को T2 टेम्परेचर के A में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो A की जो हीट कैपेसिटी है ना, ये कितनी है, ये अपने पास है Cp है। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी टोटल, Cp डेल्टा T के इक्वल हीट आपको यहां पर देनी पड़ेगी, ठीक। फिर इसके बाद में देखो जरा कि A जो T2 टेम्परेचर के A को आपने T2 टेम्परेचर के B में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई, ये तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये तो टेम्परेचर चेंज हुआ है। अब ये केमिकल रिएक्शन हो गई और केमिकल रिएक्शन में जितनी भी हीट, जितनी भी एंथैल्पी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H बोलते हैं। मान लो ये है हमारे पास डेल्टा H1 कि जब रिएक्शन को आपने T2 टेम्परेचर पर करवाया तो जो हीट रिलीज हुई, या इसको जो है डेल्टा H2 ही बोल देता हूं, कि जब रिएक्शन को आपने T2 टेम्परेचर पर करवाया तो कितनी हीट रिलीज हुई, तो जो है वो इतनी हीट रिलीज हुई या इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई, डेल्टा H2 के इक्वल एंथैल्पी में चेंज आया, ठीक। दूसरा इसका इसी रिएक्शन को करवाने का तरीका एक और है कि आप सबसे पहले क्या करो कि T1 टेम्परेचर के A को T1 टेम्परेचर के B में कन्वर्ट करो, ठीक। क्या पहले क्या करेंगे, T1 टेम्परेचर के A को T1 टेम्परेचर के B में कन्वर्ट करेंगे। तो A क्योंकि B में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई। मान लो इस दौरान एंथैल्पी चेंज जो है वो है डेल्टा H1, ठीक है। फिर आप क्या करो कि B का टेम्परेचर T1 से कितना कर दो, T2 कर दो, और इस दौरान मान लो इसके लिए जो हीट कैपेसिटी है Cp1 और इसके लिए हीट कैपेसिटी है Cp2 और ये आ जाएगा डेल्टा T। यानी यहां पर आपको कितनी हीट सप्लाई करने की पड़ेगी, Cp2 डेल्टा T। अब भैया हमारे पास जो है वो जो एंथैल्पी होती है ना, जो डेल्टा H है वो एक स्टेट फंक्शन होती है। तो एंथैल्पी की वैल्यू जो है ना वो इंटरमीडिएट स्टेप पर डिपेंड नहीं करता है। एंथैल्पी की वैल्यू तो जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती है। तो आप चाहे
ऐसे चले जाओ चाहे ऐसे चले जाओ, दोनों ही पाथ में जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि Cp1 डेल्टा टी प्लस डेल्टा H2 ये इक्वल होगी डेल्टा H1 प्लस Cp2 डेल्टा टी के। ठीक है, अब भैया इनको हम इधर उधर कर लेते हैं, डेल्टा H को इधर ले आओ तो इक्वेशन बनेगी डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 Cp2 डेल्टा टी माइनस Cp1 डेल्टा टी। ठीक, ऐसा बोल सकता हूं भैया जी। ये जो है वो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो जरा, Cp2 माइनस Cp1 इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। और भैया ये जो Cp2 माइनस Cp1 है ना, इसको हम बोल देंगे डेल्टा Cp। दिस इज डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ये हमारे पास डेल्टा Cp की वैल्यू आई। अब ये जो डेल्टा Cp है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज किरचॉफ इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और भैया जी ये आपको ये बताता है, ध्यान से देखना जरा, कि T1 टेम्परेचर पर अगर एंथैल्पी डेल्टा H1 है तो T2 टेम्परेचर पर एंथैल्पी कितनी होगी। डेल्टा Cp की वैल्यू आपको गिवन होगी, और डेल्टा Cp वास्तव में क्या है, देखो जरा, Cp2 माइनस Cp1 है। डेल्टा Cp ये तो है Cp2 माइनस Cp1, और Cp1 तो क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ A, और Cp2 क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ B। तो अगर आपको किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा Cp निकालना है तो मैं बोलूंगा टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा Cp की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, कि आपको जब भी डेल्टा Cp निकालना हो, देखो इस इक्वेशन में डेल्टा Cp टोटल 5 चीजें हैं, 5 में से कोई 4 चीजें आपके पास होगी, 5 ही आपको पूछेगा। और डेल्टा Cp अगर निकालना हो तो टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट कर दो, आपके पास डेल्टा Cp की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी को हम किरचॉफ इक्वेशन बोलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो भैया ये है अपने पास। अब सेम टू सेम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करें, ध्यान रखना एक चीज मैं बता देता हूं, और ये बहुत ही जरूरी भी है, आगे भी खूब काम में आएगा भैया, बार बार काम में आएगा। कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी ये चीज पढ़ी थी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये तो इक्वल होती है डेल्टा H के, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये इक्वल होती है डेल्टा E के। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा कि हीट या एंथैल्पी, ठीक है, हीट या फिर आप बोल दो एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर ये तो इक्वल है भैया डेल्टा H। दूसरा हमारे पास आता है, कहीं पर लिखा हुआ आए हीट या एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब होता है भैया जी डेल्टा E। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलेगा कैलकुलेट द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कैलकुलेट द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन के लिए ये भी हम लिख लेते हैं, हालांकि थर्मो में हमने पढ़ा है डायनेमिक्स में, है ना, फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए दोनों का रिलेशन ये होता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए इन दोनों का ये रिलेशन होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मोकेमिस्ट्री में खूब काम में लेंगे। ठीक, फिर एक चीज और देखो कि ये तो था एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें ना, अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा, तो देखिएगा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो है ना वो क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखो कि सेम रिएक्शन में Cp की जगह हो जाएगा Cv और डेल्टा H की जगह हो जाएगा डेल्टा E, तो डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो है ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। यही क्या है, किरचॉफ इक्वेशन है कि भाई अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो डेल्टा H की वैल्यू भी बदल जाएगी, डेल्टा E की वैल्यू भी बदल जाएगी। और यहां से अगर हम देखें इसको तो वही डेल्टा Cv की वैल्यू आ जाएगी टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ वही प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर है हमारे पास जो कि डेल्टा एच या डेल्टा ई को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। पहला हमने देख लिया फिजिकल स्टेट, दूसरा एलोट्रॉपिक फॉर्म, तीसरा जो टेम्परेचर, टेम्परेचर से भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो है ना वो यही है कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखना कि भाई हीट कैपेसिटी जो है या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन, ये इस चीज पर भी डिपेंड करेगी कि क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर वो कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो डेल्टा एच, वो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो हीट या एंथैल्पी जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज है वो क्या होगी, डेल्टा ई होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा ई। इसको ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगला जो है ना वो है अपने पास फोर्थ, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, देखो जरा कि किसी भी रिएक्शन की अगर स्टोइकियोमेट्री आप बदल दोगे तो डेल्टा एच भी बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यह ध्यान में रखना है कि इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n, then delta H will be also multiplied by n। क्या अगर मान लो आपने रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो डेल्टा H होगा वो भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे भैया जी, ऐसे कि हम ये बोलेंगे रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया ना आपने, कोई रिएक्शन है मान लो A इज कन्वर्टिंग इनटू B और इस रिएक्शन के लिए जो है डेल्टा H की वैल्यू इतनी है। ठीक है, डेल्टा H इक्वल टू मान लो जो भी है -x है। ठीक है, अब आपने रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दिया, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n तो रिएक्शन होगी Na इज कन्वर्टिंग इनटू Nb। तो अब जो नया डेल्टा H होगा ना ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -x या -nx। डेल्टा H भी जो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, n से। अगर किसी रिएक्शन को आप n से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेल्टा H भी सेम फैक्टर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप देखो कि इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड by n, then delta H will be also divided by n। ठीक है, तो भैया अगर आप रिएक्शन को n से डिवाइड कर रहे हो तो डेल्टा H n से डिवाइड होगा। जैसे आप यू समझो कि A इज कन्वर्टिंग इनटू B और डेल्टा H की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, -x। तो अब अगर आपने डिवाइड कर दिया n से डिवाइड कर रहे हो यानी आप 1/n से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मैं ये बोलूंगा कि रिएक्शन हो गई 1/n A इज कन्वर्टिंग इनटू 1/n B, तो डेल्टा H डैश की वैल्यू आ जाएगी -x/n। ठीक है, रिएक्शन को अगर मल्टीप्लाई करोगे जिस फैक्टर से तो उस फैक्टर से डेल्टा H भी मल्टीप्लाई होगा। जिस फैक्टर से आप रिएक्शन को डिवाइड करोगे तो उस फैक्टर से जो डेल्टा H है वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा। फिर आप देखना जरा कि जो अगला पॉइंट है मान लो रिएक्शन को आपने फ्लिप कर दिया। ठीक है ना, कि इफ रिएक्शन इज फ्लिप्ड, ठीक है, देन साइन ऑफ डेल्टा H विल बी चेंज्ड बट magnitude will remains same। ठीक है, कि अगर आपने क्या कर दिया भैया, रिएक्शन को फ्लिप कर दिया तो साइन जो है वो भी फ्लिप हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे A इज कन्वर्टिंग इनटू B, जैसे मान लो डेल्टा H इसका है -x। ठीक है, रिएक्शन को कर दो फ्लिप, यानी रिएक्शन को घुमा दिया, यानी कि B इज कन्वर्टिंग इनटू A कर दिया, तो डेल्टा H का साइन जो है वो बदल जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, कि रिएक्शन को अगर फ्लिप कर दिया तो डेल्टा H का साइन बदल जाएगा। और इसी को हम जो है वो, दिस इज द लॉ ऑफ लेवोशियर एंड लाप्लेस लॉ।
ठीक है, यही जो है वो लेवोशियर और लाप्लास का जो है वो लॉ है। ये कहता है कि भैया किसी भी रिएक्शन में, है ना, एक तरीके से आपको रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मेशन के दौरान जितनी हीट रिलीज हुई, एक्चुअल में डिसोसिएशन के दौरान उतनी ही हीट आपको देनी पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि जितनी हीट फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है, उतनी ही हीट बैकवर्ड डायरेक्शन में एब्जॉर्ब या फिर रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है भैया 3 पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना। चौथा पॉइंट ये है, इफ 2 or more than two reactions are added, ठीक है, कि अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शंस को ऐड कर दिया, then their delta H will be also added। कि भैया जी अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं ना, तो उनका डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे आप ये मानो एग्जांपल के लिए, एक तो रिएक्शन है A इज कन्वर्टिंग इनटू B, मान लो इसका डेल्टा एच आपको -x दे रखा है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है हमारे पास X इज कन्वर्टिंग इनटू Y, तो इसका डेल्टा एच मान लो आपको -y दे रखा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। अब आपने दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया, मान लो A प्लस एक्स इज कन्वर्टिंग इनटू B प्लस वाई कर दिया। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच, इसको डेल्टा H1 बोल देता हूं, इसको डेल्टा H2 बोल देता हूं। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा ना, ये होगा भैया डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के इक्वल। कहने का मतलब माइनस तो कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई। ये हमारे पास नई रिएक्शन का डेल्टा एच होगा। तो ध्यान रखना, स्टोइकियोमेट्री में हमारे पास टोटल चीजें कितनी, 4। ठीक है, क्या पहली बात तो कौन कौन से फैक्टर्स डेल्टा एच को अफेक्ट कर सकते हैं, तो एलोट्रोपिक फॉर्म कर सकता है, फिजिकल स्टेट कर सकती है। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगला टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता ही करता है। फिर अगला है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा एच भी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। रिएक्शन को आपने n से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा एच भी सेम फैक्टर से डिवाइड होगा। रिएक्शन को आपने फ्लिप कर दिया तो डेल्टा एच का साइन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शंस को अगर आपने ऐड कर दिया तो डेल्टा एच जो है वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये एक तरीके से हमारे पास जो है वो डेल्टा एच के बारे में 2-4 पॉइंट है जो कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखने हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसको तो मैं मिटा रहा हूं, देखो जरा। इस पर आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे कि भैया क्वेश्चन कैसे आएगा यहां से। जैसे मान लो 3-4 रिएक्शन दे दी, उनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दे दी, तीनों चारों को जोड़ने पर एक नई रिएक्शन बना के डेल्टा एच पूछ लिया कितना होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, आगे करेंगे। फिर देखो आगे इसी डेल्टा एच के बारे में जो है कुछ एक पॉइंट और पढ़ने। तो भैया देखो क्या, हीट ऑफ रिएक्शन के बाद में एक छोटा सा पॉइंट है और वो है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखिएगा क्या, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको मैं शॉर्ट में TCE बोलूंगा। ठीक है, क्या एक कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में ही है कि कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कि बैलेंस हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए फिजिकल स्टेट मेंशन हो, और तीसरी शर्त है कि उसमें जो है वो डेल्टा एच गिवन हो, है ना। तो मैं ये बोलूंगा ए रिएक्शन इन विच, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज मेंशन्ड। ठीक, पहली कंडीशन क्या, फिजिकल स्टेट मेंशन होनी चाहिए। दूसरी, रिएक्शन शुड बी बैलेंस, या इन विच रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। रिएक्शन जो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन शुड बी गिवन। देखो जी कि जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है ना वो क्या होगी कि ये तीनों शर्तें एक साथ कंप्लीट होनी चाहिए, कि उसमें तीनों होनी चाहिए।
तो ही उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलेंगे, है ना, इज नॉन एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और भैया हम जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम ओवरऑल इसी तरीके की रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखना जरा कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं, एक रिएक्शन है N2 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, और मान लो इसका डेल्टा H आपको गिवन है -X, ठीक है, किलो जूल या जूल व्हाटएवर, ठीक। एक रिएक्शन ऐसी है कि N2 गैस प्लस H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू NH3 गैस, और इसका डेल्टा H आपको गिवन है -X जूल, ठीक। एक कंडीशन ऐसी है कि रिएक्शन है भैया N2 गैस और साथ में H2 या 3H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3 गैस, केवल इतना गिवन है, ठीक। और एक रिएक्शन ऐसी है कि N2 गैस और 3H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, और ये है गैस, और यहां पर डेल्टा H गिवन है मान लो -X जूल। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको 4 रिएक्शन लिख के दे दी और आपको बोल दिया कि इनमें से कौन सी थर्मोकेमिकल इक्वेशन है या कौन सी थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं है, तो आपको सीधा सा काम यही करना है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो इनमें से आप देखना जरा कि सेकंड रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो दिस इज नॉट थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है ही नहीं। फिर इसके बाद में रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो मेंशन होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो थर्मो में मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी होनी चाहिए। यहां पर आप देख रहे हो कि इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं है, जबकि ये रिएक्शन बैलेंस है, इसमें फिजिकल स्टेट भी मेंशन है, तो ये वाली रिएक्शन भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं है। फिर इसके बाद में आप देखो कि उसमें जो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये भी मेंशन होनी चाहिए, लेकिन भाई इस वाली रिएक्शन में जो फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है, तो ये भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं है। इसमें तीनों शर्तें पूरी हो रही है कि ये बैलेंस भी है, इसमें फिजिकल स्टेट भी मेंशन है, और यहां पर जो वो आपको डेल्टा H भी गिवन है, तो ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, ठीक। तो ये है भैया हमारे पास एक तरीके से थर्मो जो है वो केमिकल इक्वेशन। कई बार डायरेक्टली पूछ लेता कि कौन सी थर्मोकेमिकल इक्वेशन है या कौन सी थर्मोकेमिकल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। देखो कि अभी जो हमने हीट ऑफ रिएक्शन देखी, हीट ऑफ रिएक्शन के लिए जो रूल देखे, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन की जो डिपेंडेंसी देखी, इन सब पर हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले हम जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे या डिफरेंट टाइप की हीट पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल हो सकता है भैया नेक्स्ट क्लास में जो है वो कवर करें हम। एक बार के लिए जो आपको ये सारी चीजें जो है वो, क्योंकि थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ये सारी चीजें थर्मोकेमिस्ट्री का बेसिक है ना, तो जहां पर बेसिक चलेगा वहां पर न्यूमेरिकल्स बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। फिर देखो अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अलग अलग तरीके की जो हीट है रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, उनकी बात हम करेंगे। तो टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि भैया अलग अलग तरीके की हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन होती है। अब कौन कौन से तरीके की हीट ऑफ रिएक्शन है? सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास है हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर अगर हम इसको जो है ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर बोले तो ज्यादा ठीक है, कि पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते थे, लेकिन अभी लेटेस्ट ये है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलना टेक्निकली ज्यादा ठीक होता है। इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं डेल्टा आर एच या फिर डेल्टा एच आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पुराना कन्वर्जन है, पुराने जो है वो पहले ऐसे इसको इंडिकेट करते थे, अभी आप जितने भी बुक्स देखोगे उनमें डेल्टा आर एच से जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हालांकि कैसे भी रिप्रेजेंट कर दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सीखना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन होती क्या है, ठीक है। अब जैसे कि नाम है इसका कि हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो कोई भी सब्सटेंस है उसके फॉर्मेशन में ओवरऑल जितनी भी हीट रिलीज हुई या जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हुई, उसी को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मैं लिख देता हूं इसमें कुछ एक चीजें जो है वो आपको ध्यान में भी रखनी है या उन पर स्ट्रेस देना है। देखो जरा कि द हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, the heat release or absorbed during the formation of 1 mole of
substance during the formation of 1 mole of substance from the thermodynamic reference state of its constituent elements। ठीक है कि भैया हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, के किसी भी सब्सटेंस के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है ना, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनसे आपको बनाना है। और ध्यान रखना, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल का फॉर्मेशन करना है। एंड सेकंड इज थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट, और भैया मेरे थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से करना है कि कोई भी सब्सटेंस हो उसके 1 मोल का फॉर्मेशन करना है और एलिमेंट्स की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से करना है। और थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से करोगे तो जितनी भी हीट रिलीज हुई और एब्जॉर्ब हुई तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इज नॉन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे कि 1 मोल बनाना है और एलिमेंट्स की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाना है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या करना है, 1 मोल बनाना है, थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाना है। टोटल जितना भी जो वो हम बोलेंगे, जितना भी एक तरीके से एंथैल्पी में चेंज आता है उसी को क्या बोलना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलना है। ठीक है, अब देखना जरा कि दिस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। भैया ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कहने का मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होने वाली हीट भी हो सकती है और फॉर्मेशन के दौरान एब्जॉर्ब होने वाली हीट भी हो सकती है। रिलीज हीट या एब्जॉर्ब हीट दोनों हो सकते हैं। कई बार स्टेटमेंट पे क्वेश्चन दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ध्यान रखना, ये रिलीज या एब्जॉर्ब हीट दोनों हो सकती है। ठीक, फिर इसके बाद देखो जरा, दिस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगला जो पॉइंट है ना वो इसी से रिलेटेड है। देखो जरा कि हम ये बोलेंगे कि इफ द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इफ द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड इन standard condition, then it is known as standard enthalpy of formation। ठीक है भैया, इसको जो है वो हम डेल्टा एफ एच नॉट से इंडिकेट करते हैं। ये मैंने जो है वो साइन में यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। इसको जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो डेल्टा आर नहीं, डेल्टा एफ, ये डेल्टा एफ है अपने पास। ठीक है ना, जैसे हीट ऑफ रिएक्शन को जो है वो डेल्टा आर एच से इंडिकेट करता है, ये मैं पहले ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। तो भैया देखो जरा कि अगर आप क्या करते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करते हो। स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे कि भैया यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है जैसे कंसंट्रेशन जो है वो आपने ले ली भैया जी 1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है। जैसे प्रेशर जो है वो आपने ले लिया 1 ATM, ठीक है, जो कि 1 बार के अप्रोक्स होता है। तो एक ATM लिखा हो चाहे बार लिखा हो, वैसे 1 बार लिखना ज्यादा ठीक रहता है, लेकिन वैल्यू में जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे टेम्परेचर जो है वो हो सकता है भैया जी एनी गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। यूजुअली टेम्परेचर जो है वो हम लेते हैं कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। ठीक है, जनरली टेम्परेचर हम इतना लेते हैं। तो अगर आप जो है वो किसी भी सब्सटेंस के लिए जो अपने पास हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू इन सारी कंडीशंस में कैलकुलेट करते हो, देन डेल्टा एफ एच दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एफ एच नॉट। ठीक है, तो भैया इन सारी कंडीशन में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और मैं एक चीज मेंशन कर देता हूं, यहां पर बता देता हूं कि अगर कहीं पर मेंशन नहीं है कि भाई कंडीशन नहीं दे रखी है तो हम तो जो उसको स्टैंडर्ड कंडीशन ही मानते हैं।
तो पूरे चैप्टर में हम जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट की ही बात करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की ही बात करेंगे। अगर मेंशन नहीं है तो एंथैल्पी कैसी होगी, स्टैंडर्ड होगी। ठीक है, फिर भैया देखो यहां पर हमारे पास जो है ना एक एक चीज और, कि कहीं पर अगर ये ऊपर नोट लगा हो उसका मतलब कंडीशन कैसी है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो वो एक और वर्ड है, एंड वर्ड इज थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट। व्हाट इज दिस थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट? ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। देखो जरा कि किसी भी एलिमेंट के लिए थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट क्या होती है, क्योंकि हमने कहा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन होती क्या है, तो एक मोल को बनाना है और थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाना है, तो टोटल जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा ना उसी को हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से उसी को हम बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट? ठीक है, और शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा TRS। ठीक है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट? अब ये क्या बला है, देखिएगा जरा कि होता यह है कि कोई भी एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में अवेलेबल होता है और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसी फॉर्म को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पहले कि द मोस्ट स्टेबल commonly occurring form of any element in nature is known as thermodynamic reference state। ठीक है, कि भैया नेचर में कोई भी एलिमेंट की वो फॉर्म जो कॉमनली अक्रिंग हो, पहली बात, और सबसे ज्यादा स्टेबल हो। सबसे ज्यादा स्टेबल कॉमनली अक्रिंग फॉर्म जो होती है ना नेचर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर तो लिख रहा हूं एलिमेंट, ठीक है, और यहां पर है भैया जी उसकी थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट। ठीक, जैसे आप समझना कि हाइड्रोजन है, तो नेचर में हाइड्रोजन आपको किस फॉर्म में मिलेगा, H2 गैस के फॉर्म में मिलेगा। कॉमनली अक्रिंग तो यही है, और भी हाइड्रोजन किसी और फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन तो वाटर में भी होता है, लेकिन नेचुरली सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होनी चाहिए उसकी और कॉमनली अक्रिंग होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन आपको H2 गैस के फॉर्म में मिलता है। तो H2 गैस इज थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नेचर में आपको O2 के फॉर्म में मिलता है। आप कहोगे सर O3 के फॉर्म में भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है मेरे भाई, O3 के फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन कॉमनली अक्रिंग फॉर्म कौन सी है, O2 गैस। ऐसे नाइट्रोजन के लिए क्या आएगा, N2 गैस। नाइट्रोजन अमोनिया भी मिलता है, नाइट्राइट के फॉर्म में मिलता है, लेकिन कॉमनली अकरिंग मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है, N2 गैस है। ठीक है, ऐसे ही आप देखो कि अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे एलिमेंट, तो फ्लोरीन तो आपको मिलता है F2 गैस के फॉर्म में, क्लोरीन मिलता है Cl2 गैस के फॉर्म में, ब्रोमीन मिलता है भैया Br2 लिक्विड के फॉर्म में, और आयोडीन मिलता है आपको I2 सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, तो दीज आर द थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट। ध्यान रखना, Br2 गैस थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट नहीं है, I2 गैस थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट नहीं है, I2 सॉलिड इज थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट, Br2 लिक्विड इज थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट। ठीक है भैया, देखो जरा कि जैसे हमारे पास और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे जितने भी मेटल है, मान लो मेटल, तो मरकरी जो है वो ऐसा मेटल है जो कि आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। ये तो एलिमेंट हो गया, दीज आर एलिमेंट्स, एंड दिस इज TRS थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट। ठीक है, तो मरकरी जो है वो ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको नेचुरली जो है वो हम बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ऐसा जो है वो हमारे पास मेटल। बाकी जितने भी मेटल है जैसे आयरन, कॉपर, सोडियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ऑरम, है ना, गोल्ड, ये सारे के सारे जितने भी मेटल इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे रूम टेम्परेचर पर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, कॉपर भी सॉलिड फॉर्म में, यानी कि इनकी नेचुरली अक्रिंग मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो है वो कौन सी है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो यही क्या है, इनकी थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट है, इन सब की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट है। ठीक, फिर इसके बाद ध्यान दो जरा कि कार्बन, तो कार्बन नेचर में बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में मिलता है, कार्बन कोक के फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड, कार्बन फुलरीन। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल और कॉमनली अक्रिंग जो है वो होता है कार्बन ग्रेफाइट। तो कार्बन ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट। ठीक है, जैसे सल्फर, तो सल्फर आपको S8 के फॉर्म में मिलता है। अब S8 भी जो है वो रोम्बिक होते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है ना, अलग अलग होते हैं। तो यहां पर S8 रोम्बिक,
रोम्बिक जो है ये आप ये मानो कि थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट है। जैसे फास्फोरस जो है वो आपको P4 के फॉर्म में मिलता है। अब फास्फोरस P4 व्हाइट होता है, P4 रेड होता है, P4 ब्लैक होता है, लेकिन भैया इनमें से सबसे ज्यादा कॉमनली अक्रिंग फॉर्म, वैसे तो जो हम बोलते हैं ब्लैक फास्फोरस जो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहां पर कॉमनली अक्रिंग फॉर्म जो है वो व्हाइट है। तो P4 व्हाइट इज थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट। ठीक है, तो ये होता है अपने पास थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट कि नेचर में कोई एलिमेंट जिस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा एक तो स्टेबल फॉर्म और आसानी से इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि स्टेबल तो है लेकिन नेचर में जो परसेंटेज अबंडेंस उसका बहुत ही कम हो। ठीक है, अब जो चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि ध्यान में ये रखना है कि अगर कोई एलिमेंट अपनी थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में है ना, तो उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन हम 0 लेते हैं। कि कोई भी एलिमेंट अगर अपनी थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में है, यानी कि ये सारे के सारे जो वो अपने थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में है, ये सारे के सारे अपने थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में है, तो कोई भी एलिमेंट अगर अपनी थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में है तो वहां पर उन सब के लिए हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी लेनी है? 0 लेनी है। तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं कि द स्टैंडर्ड, है ना, ये ध्यान में रखना, दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन जो भी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स in their thermodynamic reference state is taken as 0। ठीक है, कि भाई जितने भी अपने पास ये एलिमेंट है ना, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में होगा ना, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कितनी लेनी है? 0। यानी इन सब के हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कितनी है? 0 है। डेल्टा HF की वैल्यू, डेल्टा HF नॉट की वैल्यू जो है वो इनके लिए कितनी लेनी है? 0 लेनी है ना, कि इन सब के लिए फॉर थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट डेल्टा FH नॉट दिस वैल्यू विल बी 0। चलो, एक तो ये बात हुई। ठीक, दूसरी, the standard gives free energy, ठीक है, G naught is also taken 0 in thermodynamic reference state। ठीक है, कि भैया जो जी नोट की वैल्यू है ये भी हम जो है वो कितनी लेते हैं? एक तरीके से थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में 0 लेते हैं। याद करता, जी नोट मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है बताया था, जहां हमने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया था ना, वहां पर जी नोट की बात करी थी। थर्मोकेमिस्ट्री में हम जनरली जो है वो इसको काम में नहीं लेंगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जो है ये स्टेटमेंट खूब काम में आता है कि ध्यान रखना कि जितने भी एलिमेंट अपने थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में है, इन सब के लिए डेल्टा HF नोट की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। इनके लिए जी नोट की वैल्यू भी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, अब देखो हम वापस से आते हैं किस पर? हीट ऑफ फॉर्मेशन पर या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर। ठीक है, देखो जी, कि जो डेफिनेशन हमने लिखी थी अभी, तो डेफिनेशन में जो है वो हमने देखा कि कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, आपको किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल बनाना है और थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाना है। 1 मोल बनाएंगे, थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाएंगे, तो जितनी भी हीट रिलीज होगी या जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? एक तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा ना कि 1 मोल बनाना है, थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट बनाना है, रेफरेंस स्टेट से बनाना है। ठीक है, जैसे मान लो CO2 के लिए 4 CO2, हम CO2 के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन की या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखते हैं। तो CO2 का हम 1 मोल बनाएंगे, 1 मोल ऑफ CO2 गैस। आपने CO2 का 1 मोल बनाया, किससे बनाया? कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाना है। जैसे इसमें एक तो है कार्बन, एक है इसमें ऑक्सीजन, तो CO2 का 1 मोल बनाया और थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट कार्बन की कौन सी होती है? कार्बन ग्रेफाइट, और साथ में ऑक्सीजन की कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है भैया जी, देखो जरा कि इस रिएक्शन में CO2 का 1 मोल बना रहे हैं और थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बना रहे हैं,
तो भैया जी अच्छा, ये रिएक्शन पूरी बैलेंस भी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान में रखना कि 1 मोल बनाना है, थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाना है। इस रिएक्शन में जितनी भी हीट रिलीज हुई, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे हम, तो जितनी भी हीट रिलीज हुई या जितनी भी हीट इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, इसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कि 1 मोल बनाना है, थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाना है, जितनी भी हीट रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, अब रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी उस पर हमें नहीं जाना है। आप तो ये मान के चलो हीट ऑफ फॉर्मेशन में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है। ध्यान रखना 1 मोल बनाएंगे थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमें जो है वो NH3 के लिए 4NH3, अब NH3 के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन को हमें लिखना है, तो ध्यान रखिएगा 1 मोल बनाना है, थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाना है। तो NH3 गैस, देखो जी 1 मोल बनाया है, और नाइट्रोजन की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट इज N2 गैस, और हाइड्रोजन की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट क्या है, H2 गैस। ठीक है, यही है। अब भाई रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो यहां पर बैलेंस करने के लिए यहां 2 नहीं लगा सकते हम, क्योंकि भैया आपको अगर NH3 के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन को डिफाइन करना है या हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है, तो इधर तो 1 मोल ही बनना चाहिए। आप यहां पर चेंज कर सकते हो, कितना लगाऊंगा, 3/2 लगाऊंगा। अब इस रिएक्शन में जितनी भी हीट रिलीज हुई है या जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हुई है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बोलेंगे। जैसे डेल्टा RH0 इक्वल टू मैं बोलूंगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। ठीक है, ये हमारे पास है। जैसे कोई भी, जैसे हमारे पास है 4SO2। ठीक है, ध्यान दो जरा, क्या वही कि SO2 के लिए हीट हो, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, ये जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं ना इस तरीके से, ये रिएक्शन लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, थर्मोकेमिस्ट्री जो है ना, अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, आप जो ठीक से इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भैया जी बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, कि न्यूमेरिकल्स में जो पता ही नहीं चलेगा कि सर हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कमीशन कौन सी क्या है। तो इसके लिए मैं बता देता हूं, जो भी क्वेश्चन में जिस भी हीट का या जिस भी एंथैल्पी का जिक्र कर रखा है ना, तो उसके लिए आप सबसे पहले इस तरीके की इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन लिखते ही जो आप ये मानो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है, SO2 मैंने कहा 1 मोल बनाना है, ये लो जी 1 मोल बनाया, ऐसे ही सोचना है। मान लो SO2 गैस के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, 1 मोल बनाना है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाना है। थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट सल्फर की क्या होती है, एसिड और रोम्बिक, रोम्बिक। ठीक है, एसिड और साथ में O2, O2 के लिए थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट कितनी, गैस। तो बैलेंस करते हैं, इधर तो एक ही रहेगा, इधर कितना लगा दूं, 1/8। तो देखो जरा, 1 मोल को बनाया, एलिमेंट्स की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से बनाया। इस रिएक्शन में जो भी हीट रिलीज हुई या इस रिएक्शन में जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई, वो ही क्या है अपने पास, वो ही जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। किसके बराबर होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख सकते हो। कब, कि भाई 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा हो और एलिमेंट की, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट से हो रहा हो, तो जो है वो हम बोलेंगे एक तरीके से वही क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब भैया देखो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन पे अबे हमें और भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसको एक बार जो है वो हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में पहले हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे इक्वेशंस अलग अलग सब्सटेंस के लिए लिखेंगे, फिर जो मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स अगर बनते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन पे, तो वो कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये है, उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपके पूरी समझ में आई होगी। एनसीईआरटी इस पे मस्ट है, पढ़ना है बिल्कुल भैया, 100% थर्मोकेमिस्ट्री में एनसीईआरटी फॉलो करना। थर्मोडायनेमिक्स में भी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको एनसीईआरटी में, पीछे बीच में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सारी चीजें आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। ठीक है, और कोई भी डाउट आए तो भैया मेरे को आप भेज सकते हो, आप जो है वो टेलीग्राम के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हो। ठीक है, और बाकी जो है वो हम यहां से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।